हेलो फ्रेंड्स, इंटरव्यू प्रिपेयर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सिविल सर्विस की पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत कोई अलग से कोई नॉलेज नहीं देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल सर्विस के इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली मैं आपको एक पर्सपेक्टिव के देना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो प्रिपरेशन का डायरेक्शन होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को जो मैंने जिस पर्सपेक्टिव से बनाया है उसको मैंने नाम दिया है कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली आपको कॉम्पिटेंसी के हिसाब से सिविल सर्विस के इंटरव्यू को समझने के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि करीब 14% जो मार्क्स होते हैं ओवरऑल मेंस के मार्क्स के, वो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट से आते हैं। 275 मार्क्स आर वेरी क्रूशियल। इफ यू स्कोर प्रिटी वेल इन द इंटरव्यू देन नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। इफ यू स्कोर पुअरली देन आपने भले मेंस में अच्छा किया हो, शायद आपको अपना फाइनल नाम आपको ना मिले। और आपकी सर्विस, आपको कौन सी सर्विस मिलेगी आपको, ये भी आपका इंटरव्यू के मार्क्स ही आपका डिसीजन लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ इस राउंड में आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आप देखेंगे कि इंटरव्यूअर जो वहाँ बैठे होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो बेसिकली वो एक फिटमेंट चेक करना चाहते हैं कि जो आप कैंडिडेट उनके सामने बैठा है वो सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस के लिए फिट है या नहीं। तो फिटमेंट कैसे चेक करेंगे, किस बेसिस पे चेक करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा एक आपको मैं एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। तो जैसा मैंने बिगनिंग में कहा कि कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करना चाहूंगा, तो आप लोगों को कॉम्पिटेंसी के बारे में एक बेसिक आइडिया होगा, लेकिन जस्ट टू रीट्रेट, कॉम्पिटेंसी बेसिकली होता है कि आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको किसी रोल को करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, कोई जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी का एग्जांपल हम लेते हैं, तो उनके अंदर सर्टेन सर्टेन कॉम्पिटेंसी थी ताकि वो क्रिकेट के गेम में बहुत अच्छा कर सके। कोई हो सकता है कोई दूसरा खिलाड़ी हो जो सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा मेहनती हो, लेकिन उस उनके पास वो कॉम्पिटेंस ना हो, जो नेचुरल स्किल्स हम बोलते हैं या जो शायद जो कुछ डेवलप्ड स्किल्स भी होते हैं, अगर उनके पास वो ना हो तो मेहनत करने के बावजूद भी शायद वो इतने अच्छे खिलाड़ी ना बन पाए। तो यही कॉम्पिटेंसी बेसिकली होती है। इसको मैं एक बहुत बेसिक आइडिया के बारे में आपको अगर आपको समझाना चाहूँ, तो बेसिकली आप जो एक फिगर देख रहे हैं ये बेसिकली एक आइसबर्ग को रिप्रेजेंट करता है। आइसबर्ग क्या होता है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, लेकिन जस्ट मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आइसबर्ग बेसिकली एक एक पहाड़ जैसा होता है। जैसे आप समुद्र में आप एक पहाड़ के रूप में आप इसको मान सकते हैं। इसका जो मेजर पार्ट होता है 70 to 80% पार्ट, ये आपको वाटर लाइन से नीचे होता है और आपको एक कुछ ही पार्ट ऊपर दिखता है। तो आपको वो छोटा सा एक पहाड़ सा दिख रहा होगा आपको समुद्र के बीचों बीच, लेकिन वो उसके नीचे से बहुत बड़ा उसका एक पार्ट होता है। अगर आप सब लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी हो तो जो टाइटैनिक जहाज होता है वो एक आइसबर्ग से ही टकराता है और जिससे वो दो भागों में बट जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होता है ये। तो अगर मैं कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करूँ तो कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल में दिखता है, इजीली रिकग्नाइजेबल होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, जैसे स्किल और नॉलेज। अगर मैं नॉलेज की बात करूँ तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि भाई किसी को कोई लैंग्वेज आती है, फ्रेंच लैंग्वेज की बात करूँ, तो हो सकता है किसी इंडिविजुअल को फ्रेंच लैंग्वेज आती हो, तो वो नॉलेज होगी उसकी। वो स्किल क्या हो गया कि उसको टाइपिंग आती है, वो फ्रेंच फ्रेंच में कोई लेटर टाइप कर सकता है, दैट इज अ स्किल बेसिकली, ये वेरी इजीली ऑब्जर्वेबल। बट देयर आर डीपर पार्ट्स, सेल्फ इमेज, ट्रेट, मोटिव्स, जो आपको इजीली नहीं दिखते। आपको इजीली आप किसी के बारे में ऑब्जर्व नहीं कर सकते until unless you have a very fair discussion with them, until unless आप उनके मोटिव को, उनके मोटिवेशंस को, उनके जो इनर ट्रेट्स हैं उनको समझ सकें। तो बेसिकली कहीं ना कहीं यही रियल डिफरेंशिएटर होते हैं किसी भी परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर में। आप अगर यूपीएससी की बात करें तो नॉलेज और स्किल जनरली प्री और मेंस रिटन एग्जाम्स में वो चेक कर लेते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली वो आपको डीपर आपके मोटिव्स, ट्रेड्स, सोशल ट्रेड्स वगैरह इनको जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में हम जानने और समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इंटरव्यू क्या देखना चाहता है, व्हाट इंटरव्यूअर इज लुकिंग इन अ कैंडिडेट, तो अगर आप यूपीएससी नोटिफिकेशन में जाएंगे तो इसमें बहुत सी तीन चार चीज़ उन्होंने मेंशन की हैं। बेसिकली वो
आपको आपके करियर की सूटेबिलिटी देखना चाहते हैं आपकी पब्लिक सर्विसेज में, आपका मेंटल कैलिबर चेक करना चाहेंगे, वो आपका सोशल ट्रेड्स एंड आपका जो इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स में या जो जनरल इंटरेस्ट है डे टू डे मैटर्स में, वो जानना चाहेंगे। वो आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज के बारे में फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना होता है कि वो ऑलरेडी आपका जो प्रीलिम्स और मेंस में वो ऑलरेडी रिटन एग्जाम्स में चेक कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल ट्रेड्स और के बारे में जानना चाहेंगे। इसीलिए जो मैंने आपको आइसवर्ड दिखाया, जो नीचे वाला पार्ट था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर यूपीएससी के नोटिफिकेशन देखें तो उन्होंने कुछ 5 से 6-7 कॉम्पिटेंसीज भी मेंशन किए, इनके बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं। ये कॉम्पिटेंसीज बेसिकली उन्होंने इसलिए मेंशन किए हैं कि ये जो चीजें हैं वो कैंडिडेट में चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेंटल अलर्टनेस है, बैलेंस ऑफ जजमेंट है, इंटेलेक्चुअल मॉरल इंटेग्रिटी है, बाकी भी आप देख सकते हैं तकरीबन 7 कॉम्पिटेंसीज है, ये मेंशन करते हैं। तो इन कॉम्पिटेंसीज के बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इनको आप आप अपने आंसर को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। इन कॉम्पिटेंसीज के बारे में इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, इसके लिए मैं एक हो सकता है अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में इनके बारे में डिटेल में बात करना चाहूंगा कि ये कॉम्पिटेंसीज क्या रिफ्लेक्ट करती हैं और इससे ये कैसे आपके आंसर्स को और बेटर बना सकती हैं। फिलहाल मैं जस्ट टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दी आर द कॉम्पिटेंसीज दे आर लुकिंग फॉर। नाउ सिविल सर्वेंट का एक रोल का समझना ही बहुत जरूरी होता है। अगर आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी जॉब की होगी या आपको एक आइडिया होगा, एक किसी भी जॉब को परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए जो जनरली एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, जिसमें आपकी उस जॉब की जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, ये सब मेंशन होता है। तो बेसिकली हम एक कॉम्पिटेंसी पार्ट पे ज़रा बात करेंगे। जैसे आप लोग सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वालिफिकेशन बेसिकली ग्रेजुएशन होती है, ये सब दिया होता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, अगर मैं सिविल सर्वेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो ये बहुत ही एग्जॉस्टिव है। इसको आप किसी एक स्लाइड में या इवन एक पेपर पे पेन पेंसिल से आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहले से नहीं पता होता और बहुत सी चीज़ें उसमें करनी होती हैं। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर अगर बात करूँ रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो बेसिकली आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है, उनको मेंटेनेंस बना के रखना है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर सुपरविजन है, नेचुरल क्लैमिटीज वाली सिचुएशन है उनको हैंडल करना है, और जो गवर्नमेंट अफेयर्स हैं डे टू डे के उनको आपको मैनेज करना है। अब इन्हीं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो कॉम्पिटेंसी होती है वो निकल के आती हैं कि अगर ये रोल परफॉर्म करना है तो क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं वो जिसमें होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो सचिन तेंदुलकर का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि उनको क्रिकेट खेलना है, उनको बैटिंग करनी है, तो वो उनका रोल है, तो क्या क्या कॉम्पिटेंसीज उनमें होना चाहिए बेसिकली, उसके हिसाब से उनका रोल का परफॉर्मेंस डिटरमाइन होता है। तो अगर मैं कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट की कॉम्पिटेंसीज हैं इसके बारे में कोई अपनी बनाई हुई कॉम्पिटेंसी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। डीयूपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। इन्होंने यूएनडीपी के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, जिसको उन्होंने कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी का नाम दिया हुआ है। इस कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी में जो मैंने आपको लिंक दिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। इसमें करीब 38 पेजेस हैं। जो शुरू के 13 पेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़िए, समझिए। इससे आपको एक कॉम्पिटेंसी का बेसिक फ्रेमवर्क पता चलेगा कि सिविल सर्विस में बेसिकली कॉम्पिटेंसी है क्या। जस्ट टू गिव यू इन ब्रीफ, उसमें उन्होंने 4 पिलर्स की बात की है। पहला पिलर है एथोस, एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी। इन 4 पिलर्स में सर्टेन कॉम्पिटेंसीज हैं जो उन्होंने मेंशन की हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट में इस तरह की कॉम्पिटेंसीज हों जिससे वो अपना रोल परफॉर्म कर सकें। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करूँ कॉम्पिटेंस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि एथोस इज सिटीजन सेंट्रिक, इंक्लूसिवनेस, प्रमोट्स पब्लिक गुड एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द नेशन। इसी तरह एथिक्स में इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं ये। इक्विटी में आप बीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रीटिंग ऑल सिटीजन अलाइक बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने की बात करें। तो इसी के साथ ये कॉम्पिटेंसीज इन्होंने दी हुई हैं कि क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए। अगर ये कॉम्पिटेंसीज आपको ये कैसे हेल्प करेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन में, अगर इन कॉम्पिटेंसीज को आप अच्छे से समझ सकें और इनको आप थॉट प्रोसेस में डेवलप कर सकें अपने, तो कहीं ना कहीं जो आपके आंसर होंगे वो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक आंसर होंगे। आपका जो एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट एक्शन दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं अगर ये कॉम्पिटेंसी अपनी पर्सनालिटी में भी इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं तो योर थिंकिंग, योर
पर्सनैलिटी ऑल्सो विल बिकम लाइक सिविल सर्वेंट, और जो सिविल सर्वेंट से एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है वो पर्सनालिटी आपकी उस तरह से डेवलप हो सकती है। मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ कि अ, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है और अगर आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आप उसको कैसे डील करेंगे। ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका आंसर आपको इन्हीं चारों चीजों में ढूंढना है। आपका जो आंसर होना चाहिए कहीं ना कहीं सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, आपको इंटेग्रिटी उसमें शो करनी है। आपको आपको जैसे मान न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को के बारे में प्रॉब्लम है तो लोगों को आपको फोकस में रखना है, पब्लिक गुड आपको करना है। आपका जो सोल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म है या फिर आप केवल बस केवल 1 महीने या 15 दिन के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में देखना है। आपको ट्रांसपेरेंसी ओपननेस भी रखनी है कि जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे। आपको सोशल जस्टिस के बारे में बात करनी है, आपको लोगों को एक साथ एक जैसा भी ट्रीट करना है। साथ में आपको जो आपकी पॉलिसी है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, लास्ट माइल पे आपके जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको ठीक से डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आपको इन चारों चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर कहीं ना कहीं एक एक कंप्लीशन में आएगा। आपको पता चलेगा कि आंसर में क्या क्या रखना चाहिए, मुझे किस तरह से किस पर्सपेक्टिव से मुझे आंसर को सोचना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये ना केवल आपके मेंस आपके इंटरव्यू के आंसर्स में हेल्प करेगी, आपको ये बहुत एथिक्स के पेपर में भी, जो पेपर 4 है जनरल स्टडीज का, मेंस एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम्स में, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपको ऐसे में भी हेल्प करेगा, ये आपको पेपर 2 में भी जीएस में भी हेल्प करेगा, कुछ ऑप्शन में भी हेल्प कर सकता है। तो ये चीजें अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये ओवरऑल सिविल सर्वेंट की जो लाइफ है वो क्या करता है, जो एंड रिजल्ट होता है पढ़ाई के बाद, जो सब सिविल सर्वेंट बन के जब फील्ड पे जाता है तो उससे क्या एक्सपेक्टेड होता है वो आपको ये समझ में आएगा। तो आपको इसको समझने और जानने की बहुत ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको कीजिएगा तो आपका ज़रूर आपको एक एडवांटेज मिलेगा। आपको इंटरव्यू में ज़रूर इसमें आपको आंसर अच्छे बनाने में ज़रूर हेल्प होगी। इसके अलावा मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है डेप्थ ऑफ नॉलेज का फ्रेमवर्क। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस फ्रेमवर्क के बारे में पहले पढ़ा हो। ये फ्रेमवर्क नॉर्मन वेब एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, 1990s में उन्होंने 1990s में डेवलप किया था। ये जो डेप्थ ऑफ नॉलेज वर्ड है, ये अगर आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मेंस के एग्जाम्स और मेंस में ये वर्ड दिया हुआ है, दे आर गोइंग टू चेक यू डेप्थ ऑफ नॉलेज। एंड इंटरव्यू में उन्होंने डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करी है। तो ये डेप्थ समझ लेते हैं कि ये डेप्थ है क्या बेसिकली। तो इस डेप्थ को उन्होंने 4 लेवल में, अगर इस मॉडल की बात करूँ तो सबसे पहला लेवल रिकॉल का लेवल, जो सबसे नीचे वाला लेवल 1 है। दूसरा है कॉन्सेप्ट लेवल, स्किल लेवल, थर्ड है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फोर्थ है एक्सटेंडेड थिंकिंग। तो लेवल 1 में वो बात कर रहे हैं कि भाई आपको फैक्ट्स पता है किसी के बारे में, अगर कीवर्ड्स देंगे तो आप रिकॉल कर सकते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप वही चीजें हैं जो आपने पढ़ ली आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सेकंड लेवल है वो कॉन्सेप्ट का, कि आपको कॉन्सेप्ट पता है और आप उसका एप्लीकेशन भी आपको कहीं ना कहीं पता है। तो तीसरा लेवल है विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जहाँ पे आप असेस कर पाते हो, कंपेयर कर पाते हो, क्रिटिक कर पाते हो। और चौथा लेवल है जहाँ पे जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप सिंथेसाइज कर पा सकते हो, न्यू नॉलेज कर पा रहे हो, कुछ नया डिजाइन कर पा रहे हो। तो ये 4 लेवल है बेसिकली। तो अगर आप इनको देखोगे तो पहला लेवल अगेन नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा एप्लीकेशन, थर्ड एनालिसिस एंड फोर्थ ऑगमेंटेशन। अभी आपके हिसाब से जो आप सिविल सर्विस में जो आंसर लिखते हैं, आप इंटरव्यू में आंसर देते हैं, मेंस में आंसर लिखते हैं, तो लेवल कौन सा होना चाहिए? अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो मेरे हिसाब से लेवल 3 होना चाहिए कम से कम। आपको ये लेवल अगर आपका है तो ये आपको मेंस के आंसर्स में भी हेल्प करेगा। अगर ये आपके आंसर्स में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपके आंसर में केवल रिकॉल या फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप केवल आपने केवल कॉन्सेप्ट लिख दिया, तो शायद वो आपको इतना एडवांटेज नहीं देगा। अगर आप वो असेस कर पा रहे हैं, आप उसको कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, उसको आप स्ट्रेटेजिकली एनालाइज कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मेंस में भी आपकी आपका जो आंसर है उसको डिफरेंशिएट करेगा बाकी लोगों से। और इंटरव्यू में भी अगर आप इस लेवल पे अगर बात कर सकें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे, तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू इंप्रेस इंटरव्यू अ लॉट, एंड the interview will think that he is already he is somebody who is already prepared to take up a role of a civil servant। तो आप इस लेवल के बारे में आपको ये सोचना है, इसके बारे में जानना है, इसके बारे में आप पढ़िए। आपको और भी किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी आपको है, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया हुआ है interviewprepares@gmail.com। अगर आपको पीसीएस का, आईएएस का या किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का, चाहे वो बैंक और किसी भी तरह का इंटरव्यू देना है, तो आप जरूर इस पे लिखिए, एग्जाम का नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए। हम जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।
और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और आपको प्राइवेट सेक्टर में भी किसी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर अप्रोच कीजिए. आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प. Thank you very much. I hope this video makes some sense to you and gives you a little bit of approach and understanding about how to approach for this civil servant interview. Thanks a lot.